बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करेंगे पता है आप लोगों को? लास्ट क्लास में जो किफ़ायत स्टोरी पढ़ा था ना हम लोगों ने, आज हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखेंगे। ठीक है बेटा, एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये तर्क होता है कि आप जो लिख रहे हो आपको पता होना चाहिए, है ना। सपोज़ आप लिखने जा रहे हो, कोई वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आए, हाँ, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको मीनिंग समझ में नहीं आए, तो लिखने के बाद अगर आप वीडियो देखो या वीडियो देखकर लिखोगे तो क्या होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जो चैप्टर का PDF सेंड करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि बच्चों से एक बार डिस्कस कर लूँ ताकि उनके और भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, किफ़ायत स्टोरी जो पढ़ा था ना हम लोगों ने लास्ट क्लास में, उसके क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। कितने बार होता है कि बच्चे कहते हैं कि मैम PDF नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, सपोज़ आपका टेस्ट है, आपका PDF ओपन नहीं हो रहा है। मैंने कई बार बोला आप लोगों को, अगर सब लोगों का PDF ओपन नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। अगर सिर्फ आपकी PDF नहीं ओपन हो रहे हैं यानी आपके में कुछ प्रॉब्लम है, और आप क्या करो, अनइंस्टॉल करके वापस से क्या करो, उसको रिलोड करो, डाउनलोड करो, फिर वो ऐप काम करने लग जाएगा। ओके, तभी आपका टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है। कुछ बच्चे कह रहे थे ना कि मेरी वो PDF नहीं खुल रही है, बरू का अनुभव। तो बेटा मैंने देखा वो ओपन हो रहा है। आप एक काम करो, अनइंस्टॉल करके क्या करो, एक बार फिर से रीलोड कर लेना। ठीक है, और सुनो, अगर वो ओपन नहीं हो रहा है तो मैंने MCQs वाले जो वीडियो सेंड किए होंगे ना, वो सुन लो, उसको देख के लर्न कर लो। ठीक है, लेकिन ये अपने पेरेंट्स को एक्सक्यूज मत देना कि PDF ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, आप वीडियो देख लो, सारे MCQs तो उसी चैप्टर से ही होंगे ना कहीं, तो आप अच्छा से सुन लेना। ओके, चलो आज हम लोग अब किफ़ायत का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे फर्स्ट हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, MCQ से। हाँ, तो किफ़ायत कैसी कविता है? किफ़ायत एक आंचलिक कविता है। आंचलिक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है ना, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से कोई स्टोरी ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, आंचलिक कहानी कहते हैं। कोई भी क्षेत्रीय, मान लो कि गुजरात के किसी गांव से कोई कहानी ली जाएगी तो उसको क्या बोला जाएगा, आंचलिक कहानी बोला जाएगा। मतलब जिसकी पृष्ठभूमि ग्रामीण होती है, मतलब गांव वाला जिसका परिवेश होता है ना, उसको आंचलिक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, मोती टापू क्या है? आपको बताया ना मैंने, मोती टापू क्या है, एक छोटी सी बस्ती है। मोती टापू क्या है, एक छोटी सी बस्ती है। इस शहर से मद्रास महानगर पहुंचने के लिए लगभग कितना मील जाना पड़ता है? ठीक है, इस शहर से मद्रास महानगर पहुंचने के लिए लगभग कितना मील जाना पड़ता है? तो आप देखो, आपको कितना जाना पड़ेगा, 400 मील जाना पड़ेगा। याद है, मैंने डिस्कस करते समय बताया था, याद रखना कि मोती टापू से मद्रास महानगर पहुंचने में आपको कम से कम 400 मील जाना पड़ेगा। ठीक है, कितना मील जाना पड़ेगा, 400 मील जाना पड़ेगा। अप्पा राव कितने साल का लड़का था? अप्पा राव 10 साल का लड़का था। ठीक है, ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं वो कितने साल के लड़के की पढ़ रहे हैं, 10 साल के लड़के की स्टोरी पढ़ रहे हैं। अप्पा राव कितने साल का लड़का था? 10 साल का लड़का था। अप्पा राव कैसा बच्चा था? सेविंग करने वाला था, है ना बेटा? नहीं, फिजूल खर्ची करने वाला लड़का था। उसे पैसे की अहमियत नहीं पता थी, वो सेविंग बिल्कुल नहीं करता था, बहुत ज़्यादा क्या करता था, फजूल खर्ची करता था। देखो MCQs मैंने पास दिया, फिर से मैं एक बार आपको MCQs डिस्कस कर देती हूँ। किफ़ायत कैसी कविता है? किफ़ायत एक आंचलिक कविता है। ठीक है, आंचलिक मतलब जिसकी पृष्ठभूमि गांव हो, ग्रामीण परिवेश से जो लिया गया हो, है ना। मोती टापू क्या है, एक छोटी बस्ती है। इस शहर से मद्रास महानगर पहुंचने के लिए लगभग कितना मील जाना पड़ता है? ठीक है, तो इस शहर से मद्रास महानगर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, कम से कम 400 मील जाना पड़ता है। कितना जाना पड़ता है, कम से कम 400 मील जाना पड़ता है। अप्पा राव कितने साल का लड़का था? अप्पा राव 10 साल का लड़का था। ठीक है, अप्पा राव कैसा बच्चा था? फजूल खर्ची करता था, है ना। फजूल खर्ची मतलब बिना मतलब के पैसे खर्च करता था, उसे पैसे की अहमियत का पता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, खाली जगहों को भरो। आपको पता है ना, हम लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा MCQs होते हैं, दूसरा वाला क्या होता है, खाली जगह को भरो। ठीक है, अब देखो, जो ग्रीन कलर से लिखा है वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स के शब्द होंगे और बाकी सेंटेंस। फर्स्ट,
फिल इन द ब्लैंक्स एक बहुत छोटी बस्ती है। आपको लिखना होगा मोती टापू एक बहुत छोटी बस्ती है। कौन सी छोटी बस्ती है? मोती टापू एक बहुत सी छोटी बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स नामक 10 साल का लड़का रहता है। ठीक है, तो अप्पा राव नामक 10 साल का लड़का रहता है। ठीक है, मोती टापू एक बहुत छोटी सी बस्ती है। अप्पा राव नामक 10 साल का लड़का रहता है। हर रोज उसकी एक फिल इन द ब्लैंक्स खो जाती थी। हर रोज उसकी एक पेंसिल खो जाती थी। ठीक है, हर रोज क्या होती थी? उसकी एक पेंसिल खो जाती थी। अब अप्पा राव फिल इन द ब्लैंक्स भी पीने लगा था। तो अप्पा राव क्या पीने लगा था? पानी पीने लगा था? क्या पीने लगा था? सिगरेट पीने लगा था। ओके, अप्पा राव क्या पीने लगा था? सिगरेट भी पीने लगा था। एक दिन अप्पा राव को फिल इन द ब्लैंक्स ने अपने घर पर बुलाया। तो एक दिन अप्पा राव को किसने अपने घर पर बुलाया? मास्टर साहब ने अपने घर पर बुलाया। ठीक है, एक दिन अप्पा राव को किसने बुलाया था? पिताजी ने? माँ ने? नहीं, किसने बुलाया था? मास्टर साहब ने। ठीक है, देखो मैं फिर से बोल रही हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स एक बहुत छोटी बस्ती है। मोती टापू एक बहुत छोटी बस्ती है। अप्पा राव नामक 10 साल का लड़का रहता है। हर रोज उसकी एक पेंसिल खो जाती थी। अब अप्पा राव फिल इन द ब्लैंक्स भी पीने लगा था, मीन्स सिगरेट भी पीने लगा था। एक दिन अप्पा राव को मास्टर साहब ने अपने घर पर बुलाया। याद रहेगा ना बेटा, किसने बुलाया था? मास्टर साहब ने अपने घर पर बुलाया था। चल, अभी हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? सही गलत लिखो। हाँ, चलो सही गलत लिखो, अभी हम लोग करेंगे। हाँ, किफ़ायत कहानी तेलुगु भाषा से ली गई है। बताओ सही है कि गलत है? सही है ना? ये मेनली कहाँ से? तेलुगु स्टोरी है। अब देखो ना, वो मद्रास के से सुदूर गांव है, तो उस साइड क्यों होगा? साउथ के ही लोग रहते हैं ना उस साइड में ज़्यादा। ठीक है, तो किफ़ायत कहानी कहाँ से ली गई है? तेलुगु भाषा से ली गई है। सही है। हाँ, फिर इसको हमारे जो साहित्यकार है ना, जो लेखक हैं, क्या नाम है उनका, जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है? रणधीर सोमराजन ने इसको ट्रांसलेट किया है अपने हिंदी भाषा में। जबकि इसे तेलुगु में किसने लिखा है? पांडुरंग राव ने लिखा है। ओके, जबकि हिंदी में इसको किसने लिखा है? रणधीर सोमराजन ने लिखा है। ठीक है, तो याद रखना, किफ़ायत जो कहानी हम लोगों की तेलुगु भाषा से ली गई है। अप्पा राव बहुत समझदार लड़का था। अप्पा राव बहुत समझदार लड़का था? नहीं, गलत है ना, अप्पा राव समझदार लड़का नहीं था। अप्पा राव को मास्टर साहब ने समझाया। सही। अप्पा राव को किसने समझाया? मास्टर साहब ने समझाया। सही। अप्पा राव को चंद्रमा पर जाना था। सही है कि गलत? याद है ना, जब वो मास्टर साहब के घर पे पहुंचा, न्यूज़पेपर में उसने चंद्रयान का फोटो देखा, तो उसकी इच्छा क्या हो रही थी? कि वो भी कभी चंद्रयान पर जाए। यानी ये सही है। हमें फजूल खर्ची करना चाहिए। आप भी फिजूल खर्ची करोगे बेटा? नहीं, गलत बात है। हाँ, हमें फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। पैसे सोच सोच से खर्च करने चाहिए, क्योंकि आपको भविष्य में अगर बहुत पढ़ाई करनी है, अच्छा बनना है, तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हमें फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ। अप्पा राव बहुत समझदार पहला से। किफ़ायत कहानी तेलुगु भाषा से ली गई है। सही। अप्पा राव बहुत समझदार लड़का था। गलत। अप्पा राव को मास्टर साहब ने समझाया। सही। अप्पा राव को चंद्रमा पर जाना था। सही। ठीक है, चलो। हमें फजूल खर्ची करना चाहिए। गलत, नहीं करना चाहिए। ओके, चलो। अब यहाँ इसमें क्या है बेटा कि किसने किससे कहा अभी बन रहा था, तो मैंने इसमें किसने किससे कहा बना दिया है, तो उसे भी आप ध्यान से सुन लो। ठीक। पहला है, यह कहते कहते उन्होंने लंबी सांस ली। याद है आपको स्टोरी? जब अप्पा राव के पिताजी मास्टर साहब से अप्पा राव की सारी बातें बता रहे थे, तो दुखी होने के कारण क्या हुआ, उन्होंने सारी कहानी बताकर मास्टर साहब को अप्पा राव की एक लंबी सांस ली थी। याद आया? तो ये वाक्य अप्पा राव के पिताजी ने मास्टर साहब से कहा था। ठीक है। सर, क्या हम चंद्रमा पर पहुंच सकते हैं? ये वाक्य किसने कहा था?
यह वाक्य अप्पा राव ने मास्टर साहब से कहा था। जब उन्होंने उनके न्यूज़पेपर में देखा तो उसने क्या किया कि मास्टर साहब से पूछा कि क्या मैं भी चंद्रमा पे जा सकता हूँ, ये ऐसा। हाँ बेटा, तुम अपने पिताजी से कहो कि वो पैसा जमा करें। तब याद है ना, उसके जवाब में मास्टर साहब ने कहा था हाँ जा सकते हो, लेकिन बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना, कम से कम 60 से 70 लाख रुपए चाहिए। तो मास्टर साहब ने अप्पा राव से कहा था कि तुम अपने पिताजी से कहो कि वो पैसा जमा करें, तभी तुम बड़े होकर पढ़ाई लिखाई करके वहाँ पर जा सकते हो। ठीक है बेटा, सारा क्लियर हो गया। अगर आप स्टोरी पढ़ो ना तो मैं बीच से कोई भी सेंटेंस दूँ, आपको पता होगा कि किसने किससे कहा। और अगर स्टोरी ही नहीं ना तो पढ़ा होगा ना तो आपने वीडियो सुना होगा तो थोड़ी ही पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, है ना। अब देखो फिर से मैं बोलती हूँ। यह कहते कहते उन्होंने लंबी सांस ली। यह वाक्य अप्पा राव के पिताजी ने मास्टर साहब से कहा। सर क्या हम चंद्रमा पे पहुँच सकते हैं? यह वाक्य अप्पा राव ने मास्टर साहब से कहा। हाँ बेटा, तुम अपने पिताजी से कहो कि वह पैसा जमा करे। यह वाक्य मास्टर साहब ने अप्पा राव से कहा। ठीक है, चलो अब हम लोगों के MCQs हो गए, फिर इन द ब्लैंक्स हो गए, सही गलत हो गए, किसने किससे कहा हो गए। अब किसकी बारी है? अति लघु उत्तर की, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? अति लघु उत्तर देखेंगे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है अप्पा राव कहाँ रहता था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्पा राव कहाँ रहता था। अप्पा राव मोती टापू नामक छोटी सी बस्ती में रहता था। ओके, अप्पा राव मोती टापू नामक एक छोटी सी बस्ती में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिता ने किसको सौंपी। अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिता ने किसको सौंपी। तो अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिताजी ने मास्टर जी को सौंपी। याद है ना, अप्पा राव को सुधारने के लिए पिताजी ने किससे बातें की थी? उसके मास्टर जी से बातें की थी ना। तो अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिताजी ने किसको सौंपी? मास्टर जी को सौंपी। ठीक, फिर से देखो। अप्पा राव कहाँ रहता था? अप्पा राव मोती टापू नामक एक छोटी सी बस्ती में रहता था। अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिताजी ने किसको सौंपी? अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिता ने मास्टर जी को सौंपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्पा राव अखबार में चंद्रयान की तस्वीर देखकर मन ही मन क्या सोचने लगा। ठीक है, अप्पा राव अखबार में चंद्रयान की तस्वीर देखकर मन ही मन में क्या सोचने लगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग का लघु उत्तर स्टार्ट होता। अभी 5th नंबर तक अति लघु था, ये लघु उत्तर है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अति लघु उत्तर मैंने जैसे सेंटेंस अरेंज करके लिखा है, आपको भी क्या करना है? सेंटेंस अरेंज करके लिखना है ना। आप लोग क्या करते हो? ऐसा लिख दोगे छोटी सी बस्ती में रहता था, ऐसा नहीं करना है बेटा। आपको पूरा सेंटेंस अरेंज करना है ना कि अप्पा राव मोती टापू नामक एक छोटी सी बस्ती में रहता था। फिर अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिता ने किसको सौंपी? तो अप्पा राव को सुधारने की जिम्मेदारी पिताजी ने मास्टर जी को सौंपी। अब देखो, अप्पा राव ने अखबार में चंद्रयान की तस्वीर देखकर मन ही मन क्या सोचने लगा। देखो यहाँ पे मैंने अखबार में चंद्रयान की तस्वीर 2 बार लिख दिया है, आप एक ही बार लिखना। अप्पा राव अखबार में चंद्रयान की तस्वीर देखी और मन ही मन यह सोचकर कल्पना करने लगा कि वह भी उस रॉकेट में बैठकर चंद्रलोक की ओर जा रहा है। अप्पा राव ने क्या किया? जैसे ही चंद्रयान की तस्वीर न्यूज़पेपर में देखा ना, मन मन में वो कल्पना करने लगा, इमेजिन करने लगा कि वो भी क्या कर रहा है? रॉकेट में बैठकर चंद्रलोक की ओर जा रहा, मतलब मून पर जा रहा है ना। ठीक है, चंद्रलोक की ओर जा रहा है। अप्पा राव अखबार में चंद्रयान की तस्वीर देखी और मन ही मन यह सोचकर कल्पना करने लगा कि वह भी उस रॉकेट में बैठकर चंद्रलोक की ओर जा रहा है। ओके, अगर आपको स्टोरी पता होगी ना बेटा तो आप कैसे भी आंसर लिख लोगे, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं होगी, है ना। अब आप स्टैंडर्ड 7 में हो। अप्पा राव के पिता उसकी कौन कौन सी बुरी आदतों से परेशान थे। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसके आंसर आप खुद ही लिख लोगे, है ना, टीचर पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अप्पा राव के पिता सबसे पहले तो उसकी फजूल खर्ची से, फिर सिगरेट पीने से, बच्चों से लड़ाई झगड़ाई करके कपड़े फरवा लेने और नए कपड़े बनवाने,
चलती फिरती फिल्में देखने जैसी आदतों से परेशान थे। ठीक है, तो क्या कैसे परेशान थे? सबसे पहले तो वो फजूल खर्ची करता था, सिगरेट पीता था, बच्चों से लड़ाई झगड़ा करता था और अपने कपड़े फरवा लेता था। और क्या करता था? हमेशा कपड़े फरवा के नए कपड़े बनवाने की जिद करता था। फिर जब आए तो आसपास के गांव में मेले में जाकर चलते फिरते फिल्में देख लेता था, है ना। इन सभी आदतों से बहुत परेशान थे अप्पू राव के पिता। ठीक है, अप्पू राव के पिता उसकी फजूल खर्ची, सिगरेट पीने, बच्चों से लड़ाई झगड़ा करके कपड़ा फरवा लेने और नए कपड़े बनवाने, चलती फिरती फिल्में देखने जैसी आदतों से बहुत परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निबंधात्मक उत्तर लिखो। आपके लघु उत्तरी हो गए, अति लघु हो गए, लघु हो गए। अभी अब कौन सा लिखना है? निबंधात्मक लिखना है ना। निबंधात्मक में देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अप्पा राव किस प्रकार पैसे खर्च करता था? अप्पा राव बहुत फजूल खर्ची करता था। गांव के होटल में हर दिन खाना, फेरी वाले से खरीद कर खाना, पड़ोसी गांव में भी जाकर खाने पीने की चीज़ें लेकर खाना, तथा चलती फिरती फिल्में देखता था। और क्या करता था? आए दिन अपनी पेंसिल खो देता था, किताबें फाड़ देता था और फिर उसको नई खरीदने की जिद भी करता था। हर चीज़ के लिए रो रो कर जिद करके पैसे लेता था। ठीक है, ये सभी क्या था? अप्पा राव इसी सब में पैसे खर्च करता था। फिर से देखो, अप्पा राव बहुत फजूल खर्ची करता था। गांव के होटल में हर दिन खाना खाता था, फेरी वालों से खरीद कर फिर जो भी फेरी वाले आए उससे खरीद कर कुछ खा ही लेता था। पड़ोसी गांव में जाकर खाने की चीज़ें लेकर खा लेता था, चलती फिरती फिल्में देखता था। और क्या करता था? आए दिन अपनी पेंसिल खो देता था, किताबें फाड़ देता था और उससे भी जिद करके खरीदवाता। हर चीज़ के लिए रो रो कर जिद करके पैसे लेता आदि। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान के बहाने मास्टर जी ने अप्पा राव को किस प्रकार का ध्यान करवाया? विस्तार पूर्वक लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुना कि चंद्रयान के बहाने मास्टर जी ने उसको बहुत कुछ समझाया था, याद है आपको? उसी सब का आंसर इसमें लिखना है। मेन मास्टर जी तो मास्टर जी ने अप्पा राव को इसीलिए तो अपने घर पर बुलाया था ना, यही सब बताने के लिए। तब देखो, मास्टर साहब ने अप्पा राव से कहा, तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर विज्ञान की ऊंची ऊंची शिक्षा पाकर डिग्री हासिल करो, है ना। क्या बोला कि तुम क्या करो कि अच्छी से पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो और क्या करो? विज्ञान की ऊंची ऊंची शिक्षा पाकर डिग्री हासिल करो, तो हमारी सरकार अपने खर्च पर तुमको चंद्रलोक में भेज सकती है। आपको पता ना बेटा, जो अच्छा पढ़ाई करते हैं उनको सरकार की तरफ से हर क्षेत्र में क्या होता है? स्कॉलरशिप मिलती है ना। कोई भी एरिया, अगर आप उस क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है? आपको स्कॉलरशिप मिलता है ताकि आप उस काम को और अच्छी तरह से कर सको, है ना। ठीक है, आप उस काम को अच्छी तरह से करो, इसलिए आपको क्या मिलता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलता है ना। चल आगे देखो, उन्होंने कहा कि फजूल खर्ची ना करें, तभी हम पैसा बचा सकते हैं। अगर सपोज आपको पॉकेट मनी मिलती है, अगर आप सारे पैसे खर्च कर दो तो सेविंग क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यही अगर आपको पॉकेट रुपीज़ अगर 100 रुपीज़ भी मिलता है तो 50 रुपीज़ खर्च करके 50 रुपीज़ सेविंग करते हो, तो आप अपने फ्यूचर में मनपसंद कोई गेम खरीद सकते हो, मनपसंद कोई बुक खरीद कर सकते हो, है ना। कुछ भी खरीद सकते हो। तो वो कैसे होगा? जब आप सेविंग करोगे, है ना। जब आप सेविंग नहीं करोगे तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे, है ना। इस प्रकार चंद्रयान के बहाने मास्टर जी ने अप्पा राव को इस प्रकार का ध्यान कराया। ठीक है, किस ध्यान नहीं लिखना, इस प्रकार का ध्यान कराया। ठीक है, अब देखो, तो क्वेश्चन हो गया आपका कि क्या क्या ध्यान कराया? तो मास्टर साहब ने अप्पा राव से कहा कि तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर विज्ञान की ऊंची ऊंची शिक्षा हासिल करके क्या करो? डिग्री हासिल करो, तो हमारी सरकार अपने खर्च पे क्या करेगी? तुमको चंद्रलोक में भेज सकती है। लेकिन ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे पैसे चाहिए। उन्होंने कहा पैसे कब बचेंगे? जब आप फिजूल खर्ची नहीं करोगे। क्योंकि क्या था, अप्पा राव तो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करता था, उसके पापा तो उसके फजूल खर्ची से बहुत परेशान थे। इसलिए इनडायरेक्टली मास्टर साहब अप्पा राव को ये समझाना चाहते थे कि फिजूल खर्ची ना करे, है ना। इस प्रकार चंद्रयान के बहाने मास्टर जी ने अप्पा राव को इन सभी बातों का ध्यान कराया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि हम अपने व्यक्तित्व और भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है ना। आपने इस पाठ में जो समझा, जो आपको समझ में आई है ना, उस आधार पे आपको उत्तर देना है कि आप अपने पर्सनालिटी को और अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हो, है ना। मास्टर साहब ने अपारों को कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई बेटा, वो सारी अच्छी बातें आपको भी अपनाना चाहिए अपने लाइफ में, है ना। देखो, हमें बड़ों की प्रेरणाओं और दी गई शिक्षा को अपनाकर तथा बुरी आदतों जैसे धूम्रपान मतलब स्मोकिंग और नशीले पदार्थों से दूर रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। क्या करना है कि हमें जो बड़े आपके पेरेंट्स, आपके एल्डर्स, ग्रैंडपा ग्रैंडमा जो भी शिक्षा देते हैं ना, आप उसको सुनो। ये मत सोचो कि ये टाइम वेस्ट है। हाँ, उनका एक्सपीरियंस है, वो लाइफ का तजुर्बा है जो आपके साथ शेयर करते हैं, उसको ध्यान से सुनो और उसको अपनाने की कोशिश करो। हाँ, ये नहीं कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। आपको क्या करना है, उसको अपनाना है ना। और क्या करना है, नशीली पदार्थों से दूर रहना, जिससे नशा हो, जो कि आपके लिए सही नहीं है, हार्मफुल है ना, उन सभी चीज़ों से दूर रहना है ना। आदमी को किसी भी चीज़ का नशा नहीं करना चाहिए। ओके, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो कोई और भी खराब चीज़ है। और अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। एक बार अगर आप कोई नशीला पदार्थ का आदत हो जाए तो व्यक्तित्व, पर्सनालिटी एक खराब सी हो जाती है ना, याद रखना। इसलिए नशीले पदार्थों से हमेशा दूर रखकर ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। पढ़ाई लिखाई करके तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करके भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। और आपका भविष्य कब उज्ज्वल होगा, जब बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करोगे, है ना। पढ़ाई लिखाई वो ये बोलने वाली बात नहीं बेटा, ये एकदम सच्ची बात है कि पढ़ाई लिखाई आपको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, आपका भविष्य संवारेगा। अगर अभी आप अपना सारा समय गेम, टीवी ये सब में दोगे ना, तो आपको भविष्य में जाके बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। और अभी अगर थोड़ा सा मेहनत स्टूडेंट लाइफ में कर लोगे ना, तो सारा लाइफ क्या होगा आपका, बहुत आराम से जाएगा। वरना क्या पता है क्या होगा, बड़े होगे तो एक डिग्री से जॉब नहीं मिलेगी, दूसरी डिग्री लोगे, दूसरी डिग्री से जॉब नहीं मिलेगी, तीसरी डिग्री लोगे, और बहुत ज़्यादा पढ़ते ही रहना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी क्या है, आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति सचेत रहोगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे और अगर लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो आपको लाइफ में क्या होगा, अच्छे बनोगे, सक्सेस बनोगे और ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो मैं फिर से बोल रही हूँ। हम बड़ों की प्रेरणाओं और दी गई शिक्षा को अपनाकर तथा बुरी आदतों जैसे धूम्रपान, नशीले पदार्थों से दूर रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, है ना। पढ़ाई लिखाई करके तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करके भी भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं। ओके, ये आप लोग का निबंधात्मक प्रश्न था। देखो मैं बोलती हूँ कि ये तो 2 निबंधात्मक प्रश्न है ना। अगर आपने स्टोरी पढ़ी ना और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप चाहे जितने भी क्वेश्चंस आए सारे कर लोगे। ये तो ठीक है कि हम लोग ये PDF से ही आपको क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन आप में सपोज गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन आए तो आपने अगर अच्छा से पढ़ा होगा तभी आप कर पाओगे। अगर अच्छा से नहीं पढ़ा होगा तो कहाँ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा चैप्टर को समझने की कोशिश करो। यही वजह है कि मैं आपको ग्रामर का भी हमेशा ग्रामर सॉल्व कराने के साथ साथ उसका PDF भी सेंड करती हूँ, है ना, ताकि आप पहले ग्रामर समझो तब उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ताकि आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता दो। अब अगर 7 में आके आपसे कोई संज्ञा सर्वनाम पूछे और आप उसका आंसर ना दो तो मेरी बेइज्जती होगी, है ना। कि हिंदी की टीचर देखो कैसे कि बच्चों को अभी नाउन प्रोनाउन नहीं पता है। तो अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो नाउन प्रोनाउन मतलब संज्ञा सर्वनाम ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कवि, लेखक, ये सब आपकी कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि इस बुक में, इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, तो एटलीस्ट 4 या 5 लाइन में आप बुक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में बता सको कि मैंने इस बुक में, इस चैप्टर में ये पढ़ा। ओके, चलो अभी तो आई थिंक कि आपके सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, है ना। अगर आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करना, ठीक है बेटा। अभी मैं क्या करती हूँ, अभी अब रखती हूँ। ओके बेटा, चलो बाय, टेक केयर।